दोस्तों, बेतला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 3 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ के लिए एमएसआई के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि अभियुक्त के उन्मोचन के बाद नया साक्ष्य मिलता है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थितियों में मामले को रीओपन किया जा सकता है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामला पुनः जीवित हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोषमुक्ति के विरुद्ध सामान्यतः क्या उपचार उपलब्ध है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अपील। क्यों? क्योंकि दोषमुक्ति एक फाइनल निर्णय होता है। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? तो नामों का पैनल डीएम तैयार करता है सत्र न्यायाधीश के परामर्श से। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मामलों में आरोप विरचित करना अनिवार्य है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, वारंट मामलों में आरोप विरचित करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के अनुसार असंज्ञेय अपराध में पुलिस अन्वेषण के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट। तो धारा 174 के तहत असंज्ञेय अपराध में पुलिस अन्वेषण तभी कर सकती है जब मजिस्ट्रेट इसके लिए वारंट जारी किया हो या आदेश दिया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्मोचन के आदेश के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? उन्मोचन यानी डिस्चार्ज के विरुद्ध पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, केवल पुनरीक्षण की कार्रवाई, क्योंकि उन्मोचन कोई फाइनल जजमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसके विरुद्ध पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाती है। विचारण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, यह आरोप विरचित किए जाने से प्रारंभ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है, यही कथन असत्य है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और अन्वेषण के लिए धारा 174 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। तो ए, सी और डी तीनों सही हैं और बी गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21 के खंड न के तहत पुलिस रिपोर्ट में क्या शामिल है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दोनों, यानी चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट दोनों इसके तहत आती है। पुलिस रिपोर्ट के तहत पुलिस रिपोर्ट का अर्थ धारा 193 की उपधारा 3 के तहत भेजी गई रिपोर्ट से है, जिसमें फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट दोनों शामिल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए केंद्र या राज्य सरकार को किससे परामर्श करना अनिवार्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित उच्च न्यायालय से। धारा 18 के अनुसार उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उस उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है। एक व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। तो न्यूनतम 10 वर्ष चाहिए, अधिकतम कुछ भी हो सकता है।
इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। धारा 18 की उपधारा 8 के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएम द्वारा लोक अभियोजकों का पैनल तैयार करते समय किससे परामर्श किया जाना आवश्यक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्र न्यायाधीश से। धारा 18 के अनुसार डीएम सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ही नामों का पैनल तैयार करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मामले में तथ्यों की सत्यता एवं असत्यता को सुनिश्चित करना होता है और यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला कार्यवाही के लिए बनता है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि नहीं, उसका कोई आधार है कि नहीं। जांच का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि मामला आगे की कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है तो लोक अभियोजक की नियुक्ति कहाँ से की जाएगी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, उसी नियमित काडर के व्यक्तियों में से लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा धारा 18 के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियमित काडर मौजूद है तो नियुक्ति उसी काडर से होगी। काडर न होने पर ही डीएम का पैनल प्रभावी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट का प्रावधान संकेतित होता है, यानी कि इंडिकेट होता है, पता चलता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 189। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार किससे परामर्श करेगी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली उच्च न्यायालय से। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति का दर्जा क्या होगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक अभियोजक। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 18 यह स्पष्ट करती है कि पीपी के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एफआईआर की, यानी धारा 173 के तहत एफआईआर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्जशीट। लोक अभियोजक को धारा 2 की उपधारा 1 के फ में यानी वी में परिभाषित किया गया है। पुलिस थाना को धारा 2 की उपधारा 1 के खंड प में परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट को धारा 2 की उपधारा 1 के खंड न में अर्थात टी में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या न्यायालय पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने की अनुमति दे सकता है? हाँ, दे सकता है, अभियोजन की सहायता के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितना अनुभव होना चाहिए? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस धारा के तहत सम्मन मामले को परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 1 के खंड x में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट के पास 3 अलग अलग सम्मन मामले लंबित हैं। यदि वह उन्हें एक साथ जोड़ देता है और कुल संभावित सजा 3 वर्ष हो जाती है तो वह मामला क्या कहलाएगा? तो ऐसी स्थितियों में वह मामला सम्मन मामला ही कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सम्मन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान होना आवश्यक है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 6 माह से अधिक की सजा का प्रावधान होना आवश्यक है। तो ऐसी स्थितियों में धारा 282 के तहत न्यायहित में मजिस्ट्रेट सम्मन मामले के विचारण को वारंट मामले में विचारण के लिए परिवर्तित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवादी की अनुपस्थिति का क्या विधिक प्रभाव होता है? तो हमारा सही आंसर है सम्मन मामले में दोष मुक्ति होती है और वारंट मामले में डिस्चार्ज होता है, यानी कि उन्मोचन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सम्मन मामलों में दंड के प्रश्न पर सुनने का अनिवार्य प्रावधान है। यही गलत है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।